जैसा कि बहुत दिनों से चर्चा थी और अब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के बयान से ये पुष्टि हो चुकी है कि अब इस शीतकालीन सत्र में क्रिप्टो करेंसी को लेकर के एक बिल आने वाला है और यहां पर यह भी उम्मीद है कि सभी प्राइवेट क्रिप्टो करेंसियों को बैन कर दिया जाएगा और हो सकता है सरकार अपनी एक डिजिटल करेंसी लेकर के आए जो कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर आधारित होगी। लेकिन उन लोगों की तरफ से इस वीडियो के माध्यम से मैं कुछ सवाल करना चाहूंगा जो पहली बार क्रिप्टो करेंसी में निवेश करना चाहते हैं या क्रिप्टो को लेकर के उत्साहित तो हैं लेकिन अभी उन्होंने निवेश नहीं किया है। नमस्कार दोस्तों, माइलिट सोहन की एक और वीडियो में मैं सोहन त्यागी आप लोगों का फिर से स्वागत करता हूं। क्रिप्टो करेंसी को लेकर के ग्लोबली और भारत सरकार की तरफ से भी रोज बयान आते रहते हैं। जैसा कि कुछ समय पहले भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ये कहा था कि क्रिप्टो करेंसी को रेगुलाइज्ड करने को लेकर के पूरे विश्व को एक साथ आना होगा और एक दूसरे की मदद करनी पड़ेगी, क्योंकि भारत के अंदर क्रिप्टो का चलन बाकी देशों के मुकाबले बहुत ज्यादा है। भारत के अंदर लगभग 10 करोड़ लोग हैं जिन्होंने क्रिप्टो के अंदर निवेश किया है और भारत इस मामले में नंबर 1 पर आता है। लेकिन चिंता की बात यह है कि भारत के अंदर जो निवेश करने वाले लोग हैं उनकी औसत उम्र मात्र 24 साल है और चिंता की बात यह भी है कि इनमें 65% वो लोग हैं जिन्होंने पहली बार कहीं पर निवेश किया है, यानी उन्होंने ना तो पहले कहीं इंश्योरेंस में निवेश किया है, ना किसी बैंक की एफडी में निवेश किया है, ना कहीं किसी स्टॉक मार्केट में निवेश किया है, यानी उनका पहला इन्वेस्टमेंट ही क्रिप्टो करेंसी का इन्वेस्टमेंट है। और मजे की बात यह है कि इन इन्वेस्टर में जिन्होंने क्रिप्टो के अंदर निवेश किया है उनमें 60% ऐसे लोग हैं जो टियर 2 और टियर 3 सिटी से बिलोंग करते हैं, यानी छोटे शहर के लोगों ने और कम उम्र के लोगों ने ज्यादातर क्रिप्टो के अंदर निवेश किया है। क्रिप्टो को मान्यता देने वाला एकमात्र देश है अल साल्वाडोर और क्रिप्टो को बैन करने वाले देशों की काफी लंबी फहरिस्त है। चाइना, इजिप्ट, इंडोनेशिया ने अपने यहां पर क्रिप्टो करेंसी पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है और ऐसे भी कई देश हैं जिन्होंने आंशिक प्रतिबंध क्रिप्टो करेंसी पर लगा दिया है। क्रिप्टो करेंसी का यूज इतना ज्यादा क्यों बढ़ गया है और इसके रेट दिन पर दिन क्यों बढ़ते जा रहे हैं, इसको एक एग्जांपल के जरिए मैं आपको समझाना चाहता हूं। मान के चलिए आपको मैं एक पेपर देता हूं और मैं आपको बोलता हूं कि इसकी वैल्यू 1 लाख रुपए है और आप ये रखिए और मुझे 1 लाख रुपए दीजिए। आप जिसको भी इस पेपर को दोगे आपको वहां से 1 लाख रुपए का भुगतान हो जाएगा। आप इस पेपर को जब दूसरे व्यक्ति को देते हो और वहां से आपको 1 लाख रुपए का भुगतान हो जाता है तो आपके लिए इस कागज की वैल्यू 1 लाख रुपए बन जाती है। तो उन लोगों के लिए कागज एक हॉट केक की तरह बन जाता है जिनको किसी से फिरौती लेनी है, जिसको किसी को इलीगल काम करना है, टेरर फंडिंग करनी है, अवैध हथियार खरीदने हैं, तो वो बिना किसी बैंक ट्रांजैक्शन के, बिना किसी की नजर में आए हुए इस कागज के प्रयोग से अपनी वो सारी ट्रांजैक्शन कर सकता है जो कि एक कैश के रूप में वो आज तक करता आया था। अब मजे की बात यह है कि इसकी वैल्यू क्यों दिन पर दिन बढ़ती जाती है, तो इसका रीजन यह है कि इसकी लिमिटेड सप्लाई है, यानी कि ये कागज लिमिटेड मात्रा में है। मान के चलिए अगर मेरे पास ऐसे 100 ही कागज हैं तो अब उन लोगों के बीच में इसकी डिमांड बढ़ जाएगी जो लोग इस तरह की एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहते हैं, क्योंकि उनको अपनी एक्टिविटी को अंजाम देने के लिए ऐसा माध्यम चाहिए जहां पर वो अपने ट्रांजैक्शन को छुपा सकें। तो अब वो इस कागज की वैल्यू 1 लाख रुपए से ज्यादा देने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। मान के चलिए कि आपके पास ऐसा एक कागज है और किसी को इसकी सख्त जरूरत है तो वो आपसे कहता है कि ठीक है, आप मुझे इस कागज को 1,01,000 रुपए में दे दीजिए। दूसरा कहता है कि 1,02,000 में और तीसरा कहता है कि 1,10,000 में। तो इस तरीके से इन कॉइन की वैल्यू इस तरीके से बढ़ती जा रही है या गलत तरीके से बढ़ा दी जा रही है। सीधे शब्दों में कहें तो क्रिप्टो करेंसी या बिटकॉइन के अंदर अभी सिर्फ 2 तरह के लोग कार्य कर रहे हैं। पहले तो वो जो जल्द अमीर बनने के लालच में इसमें पैसा निवेश करते हैं, उनको ये बताया जाता है या वो खुद ऐसा मान लेते हैं कि ये बिटकॉइन पहले कभी 10,000 का हुआ करता था, फिर 20 लाख का हुआ और अब 30 लाख रुपए से ऊपर की इसकी कीमत हो चुकी है। और दूसरे लोग वो जो अपनी ट्रांजैक्शन को किसी भी अथॉरिटी, किसी भी सरकार, किसी भी बैंक की नजर से बचा करके रखना चाहते हैं। उनके लिए तो बिटकॉइन या डिजिटल करेंसियां कैश का ही डिजिटलाइज रूप है, क्योंकि जिस तरीके से वो कैश से अपनी इजी ट्रांजैक्शन गोपनीयता के साथ कर लेते हैं वही काम वो इन कॉइन के द्वारा कर रहे हैं। भी अटकलें लगाई जा रही थी कि सरकार इसको करेंसी के रूप में मान्यता ना दे करके
एसेट के रूप में मान्यता दे सकती है। जिस तरीके से आप अपनी ज़मीन खरीदते हैं या कोई कीमती स्टोन खरीद या कोई एंटिक पेंटिंग खरीदते हैं या फिर कोई प्रीशियस मेटल खरीदते हैं, तो आप इस तरीके से इसको खरीद सकते हैं, लेकिन इसकी ट्रेड नहीं कर सकते। हर सरकार का ये फर्ज होता है और हर सरकार का ये डर होता है कि वो अपने देशवासियों को किसी भी तरह के स्कैम में फंसने से रोके। सबसे बड़ा डर तो ये है कि इन क्रिप्टो करेंसी के अंदर ट्रांजैक्शन को चेक नहीं किया जा सकता। कोई भी सरकार, कोई भी बैंक किसी भी ट्रांजैक्शन को ना तो वेरीफाई करती है, ना किसी सरकार के पास इन ट्रांजैक्शन का ब्यौरा होता है। रही बात इन कॉइन की या इन क्रिप्टो करेंसी की, तो इनके प्राइवेट ओनर है। किसी भी देश के अंदर उसकी अपनी एक करेंसी होती है, जैसे भारत के अंदर रुपया है और उसको आरबीआई के अंडर रखा गया है, वैसे यहां पर इन क्रिप्टो करेंसी को कोई भी रेगुलेट करने वाला नहीं है और इन क्रिप्टो करेंसी के प्राइवेट ओनर हैं। और भारत के अंदर जिस तरीके से स्टॉक एक्सचेंज को सेबी रेगुलेट करती है, तो इन क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेट करने वाले जो एक्सचेंजेस हैं, विश्व भर के अंदर लगभग 350 से ज़्यादा एक्सचेंज है और इकलौते भारत के अंदर लगभग 16 एक्सचेंज है। इनको ऑपरेट करने वाले भी प्राइवेट लोग हैं और इन्होंने कहीं से किसी से कोई लाइसेंस भी नहीं लिया है और ना ही कोई सरकार इनको रेगुलेट करती है। जब आप कहीं स्टॉक में निवेश करते हैं तो वहां पर किसी स्टॉक के चढ़ने की या उसके गिरने की एक लिमिट होती है, जैसे अपर सर्किट और लोअर सर्किट आप लोगों ने लगते हुए देखे होंगे। लेकिन यहां पर किसी करेंसी के एक दिन के अंदर नीचे जाने या ऊपर जाने की कोई सीमा नहीं है। स्टॉक मार्केट में अभी तक ये समस्या होती थी कि अगर हम किसी शेयर के अंदर निवेश कर रहे हैं या पैसा डाल रहे हैं, तो वो शेयर कहीं नीचे ना चला जाए या वो कंपनी दिवालिया ना हो जाए। लेकिन यहां पर कॉइन तो खत्म हो ही सकता है, वो एक्सचेंज भी खत्म हो सकता है जिस एक्सचेंज पर वो कॉइन लिस्ट है। दूसरी बात, जो सबसे पहला कॉइन और सबसे महंगा कॉइन है जिसका नाम है बिटकॉइन, उसके बारे में बताया गया है कि उसको किसी सतोशी नाकामोटो नाम के व्यक्ति ने बनाया है। आज अगर किसी बिटकॉइन की वैल्यू लगभग 40 लाख रुपए है और आप सोचिए अगर उस सतोशी नाकामोटो नाम के व्यक्ति के पास 10-20 लाख बिटकॉइन पड़े होंगे, तो सोचिए उसके पास कितना धन होगा। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि सरकारों को यह पता करना बड़ा मुश्किल होगा कि किसके पास कितना पैसा है। बहुत बड़ा डर यह भी है कि हवाला और टेरर फंडिंग तो है ही, लोग अपनी ब्लैक मनी इसके अंदर खपाएंगे। जो लोग स्विस बैंक के अंदर अपना पैसा जमा करते थे, अब वो लोग बिटकॉइन या इसी तरह की क्रिप्टो करेंसी के अंदर अपने पैसे को दबा करके रखेंगे और सरकार उसका कोई भी ब्यौरा नहीं निकाल पाएगी। एक बड़ी समस्या ये भी है, अगर आप क्रिप्टो की भूले तो ये समझिए कि आपके पास जितना भी धन क्रिप्टो के रूप में है वो सारा आपके हाथ से चला जाएगा। ऐसा एक हादसा जर्मनी के एक व्यक्ति के साथ हो चुका है, जिसके अकाउंट में लगभग 1700 बिटकॉइन थे। उनको ना तो पुलिस ही रिकवर कर पाई और ना ही उस व्यक्ति को वो बिटकॉइन मिल पाए। एक और बड़ी समस्या है कि अगर कोई व्यक्ति किसी की हासिल करके किसी के बिटकॉइन हासिल कर लेता है या किसी को किडनैप करके मार पीट कर उससे वो की हासिल कर लेता है या किसी के साथ कोई फ्रॉड करके उसके बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी हासिल कर लेता है, तो उसकी सुनवाई कहां पर होगी। समस्या यह है कि सरकार के पास क्या परफॉर्मा है कि वो किस तरीके से इन क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेट करेंगी। अगर कोई भी व्यक्ति नारकोटिक्स, रैंसमवेयर, सट्टेबाजी, हवाला या टेरर एक्टिविटी में इन बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल करता है, तो सरकार उसको कैसे रोकेगी, कैसे ट्रैक करेगी। और अगर सरकार ऐसा करने में कामयाब हो जाती है तो इस बिटकॉइन की जो खूबसूरती है वो खूबसूरती ही खत्म हो जाएगी। क्योंकि बिटकॉइन की जो खूबसूरती है वो यही है कि ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को सीधा ट्रांसफर हो जाता है बिना किसी मिडलमैन के। तो अगर सरकार को या किसी गवर्निंग बॉडी को ये मालूम होगा कि ये कौन व्यक्ति आपस में ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, तो जिस उद्देश्य को लेकर के ये क्रिप्टो करेंसियां बनाई गई कि इनमें ना तो कोई मिडलमैन होगा और इसमें प्राइवेसी का भी ख्याल रखा जाएगा, तो फिर उसका कोई फायदा नहीं है, यानी कि इनकी वैल्यू अपने आप ही जीरो हो जाएगी। यही कारण है कि बहुत से लोगों ने इन क्रिप्टो करेंसी को एक बबल की तरह बताया है। राकेश झुनझुनवाला ने भी इसके बारे में यही कमेंट किया है और अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि मुकेश अंबानी ने भी भारत सरकार के द्वारा लाए जाने वाले क्रिप्टो करेंसी बिल का समर्थन किया है। हालांकि उन्होंने ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की तारीफ की है, लेकिन मैं यहां पर लोगों को समझाना चाहूंगा कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी अलग चीज है और इस तरह की क्रिप्टो करेंसियां अलग चीज है। क्रिप्टो करेंसी इन ब्लॉकचेन पैटर्न पर बनी हुई डिजिटल करेंसी है, ना कि ब्लॉकचेन है। ब्लॉकचेन और क्रिप्टो करेंसी पर भी मैंने एक वीडियो बनाई है, आप उसे जरूर चेक करें।
तो भारत के प्रधानमंत्री और भारत सरकार का क्रिप्टो करेंसी को लेकर के चिंतित होना लाजमी है, क्योंकि यहां पर काफी सारे खतरे हैं और उसी को देखते हुए भारत सरकार इस शीतकालीन सत्र में क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेट करने के लिए एक बिल लाने जा रही है। अगर कोई व्यक्ति क्रिप्टो में निवेश करने के लिए सलाह लेता है तो मेरा उसके लिए यही कहना होगा कि आपके पास अगर एक्स्ट्रा पैसे हैं और उस पैसे के चले जाने से आप पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तो आप चाहें तो इसमें निवेश कर सकते हैं या फिर आप बिल आने तक वेट कर सकते हैं। लेकिन ऐसा कतई ना करें कि ऊंचे लालच में या बड़े रिटर्न के चक्कर में आप अपनी पूंजी इसमें गंवा दें या किसी से उधार पैसा लेकर के या लोन पे पैसा लेकर के इन क्रिप्टो करेंसी में लगा दें, आपके साथ कोई बड़ा फ्रॉड ना हो जाए, बिल्कुल उस बंदर की कहानी की तरह। तो माइलेट सोहन की आज की वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।